इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वह चुनाव ही अपने आप में गलत था। धर्म को चुनाव में गोलबंदी का आधार नहीं बना सकते, लेकिन बंगाल और असम में खासकर यह खुलेआम किया गया और इस पर इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई नोटिस जारी भी नहीं की। एक मजहब के लोगों के लिए उनको डिसिप्लिन करने के लिए और उनको एक खास तरह से उनकी पूरी जिंदगी को काबू में लाने के लिए लाया जा रहा है। वह सिर्फ मुसलमानों की जिंदगी को डिसिप्लिन करने, रिस्ट्रेन करने और उन पर कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। बंगाल में लोगों को सड़क पर रोककर पीटना, मारना, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना और ऑटो रोककर, और पूरे बंगाल में हिंसा की वारदात जिसमें हमें कम से कम 6 लोगों के कत्ल होने की खबर मिली। बंगाल में जो नई सरकार बनी है उसके मंत्रियों ने ऐलान किया है कि SIR की प्रक्रिया में जो लोग बाहर किए गए हैं उन सब की नागरिक सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी। सरकार की तरफ से जो सहूलियतें मिलती थी, जो उनका हक था, वो उन्हें नहीं मिलेगा। बिहार में आप उसके पहले ये सुन चुके हैं कि राशन कार्ड और बाकी तमाम सहूलियतें उनसे ले ली जाएंगी जो SIR से निकाले गए हैं। असम से जो पहले कुछ ऐलान आए हैं सरकार के, उनमें एक है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जो बतलाया है उसके मुताबिक वह यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सिर्फ एक मजहब के लोगों के लिए उनको डिसिप्लिन करने के लिए और उनको एक खास तरह से उनकी पूरी जिंदगी को काबू में लाने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाकी तमाम कम्युनिटीज के लिए ढेर सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो ये बहुत साफ है कि वह सिर्फ मुसलमानों की जिंदगी को डिसिप्लिन करने, रिस्ट्रेन करने और उन पर कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये सारे ऐलान हमारे सामने हैं। उसके पहले हम देख चुके हैं चुनाव किस तरह हुए हैं। बंगाल में कोई 34 लाख वोटर्स वोट नहीं डाल पाए हैं और ये तमाम वोटर्स बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने गए, कोर्ट के सामने गए और उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं और हमें वोट डालने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई बात नहीं, इस बार आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, अगली बार डाल लीजिएगा, लेकिन इलेक्शंस होंगे। तो चुनाव हुआ बंगाल में और वह एक तरह से एक गलत इलेक्टोरल रोल पर हुआ। इसलिए चुनाव का नतीजे की हम बहुत सारी व्याख्याएं कर सकते हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वह चुनाव ही अपने आप में गलत था। दूसरा, हमने पूरा चुनाव बंगाल और असम का खासकर देखा और दूसरी जगह भी, जो पूरी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन पर लड़ा गया। और इस एतबार से भी, अगर इस लिहाज से भी हम देखें तो ये चुनाव गैर कानूनी थे, क्योंकि अगर हम बाला साहब ठाकरे वाले मामले को याद कर लें जिसमें उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से उन पर मुमानियत पाबंदी लगाई गई थी, वह था कि आप धर्म को चुनाव में गोलबंदी का आधार नहीं बना सकते। लेकिन बंगाल और असम में खासकर यह खुलेआम किया गया और इस पर इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई नोटिस जारी भी नहीं की। तो दो लिहाज से, एक इलेक्टोरल गलत और दूसरा ये जिस तरह लड़ा गया वो पूरा गैर कानूनी तरीका था। अगर इन दोनों को ध्यान दें तो ये दोनों चुनाव गैर कानूनी ठहरते हैं, असम। तो चुनाव का पूरा माहौल आपके सामने है, चुनाव के बाद का पूरा माहौल आपके सामने है। इसमें हम इस बात को भी जोड़ लें कि पिछले सालों में जैसे बंगाल में अब यह शुरू हो गया, मैंने सिर्फ बुलडोजर की बात की है, लेकिन बंगाल में लोगों को सड़क पर रोककर पीटना, मारना,
उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना और ऑटो रोककर, और पूरे बंगाल में हिंसा की वारदात जिसमें हमें कम से कम 6 लोगों के कत्ल होने की खबर मिली, 6 लोग मारे गए। तो और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसने मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले यह कहा था कि वह दरअसल उसने और उसकी पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यह नारा गलत है। अब नारा होना चाहिए जो हमारे साथ है उसी का विकास होगा। ये पूरी तरह से एक कम्युनल डिवीजन जो ऑफिशियली किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम अब सिर्फ उन्हीं वोटर्स को उनके नागरिक हक देंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। और यह खुलकर कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, उनके नागरिक हक उन्हें नहीं मिलेंगे। यह सरकार के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, यह सब कुछ बहुत स्पष्ट है। हम इस माहौल में यह बैठक कर रहे हैं तो कुछ मुद्दों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे और हम आगे क्या करें इस विषय पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की बैठक में अपने विचार रखने के लिए जिन्होंने सहमति दी है, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त सर कुरैशी साहब, अशोक लवासा साहब, ये 2 मौजूद हैं जिन्होंने कई चुनाव कराए हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं, और इसलिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में वे बतला सकते हैं। हर्ष मंदिर हमारे साथ हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रह चुके हैं, और जितना समय तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं उससे ज्यादा वक्त तक उन्होंने हिंदुस्तान के समाज में जो हो रहा है उसमें नागरिक हस्तक्षेप करने की अनेक प्रकार से कोशिश की है। अभी फौरन वे उड़ीसा से लौटे हैं। उड़ीसा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल पहले आई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही जैसे बांध टूट जाता है वैसे उड़ीसा में बांध जैसे गेट हटा लिया गया है, और उड़ीसा में रोजाना हर गांव से, शहर से मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले और हिंसा की खबर आ रही है रोजाना, और रोजाना कोई एक खबर नहीं आ रही है, और 2, 3, 4 हिंसा की खबर रोज उड़ीसा से आ रही है। तो अभी हर्ष मंदिर उड़ीसा से लौटे हैं, ईसाइयों के साथ जो वहां हो रहा है उसकी तहकीकात करके, और अंजलि भारद्वाज जो सूचना के अधिकार आंदोलन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, चुनाव प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देख रही हैं, और ये देख रही हैं कि कैसे हमारे इस पूरे आधार को विकृत किया जा रहा है। तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम अनुरोध करेंगे, क्या हम सबसे पहले कुरैशी साहब से अनुरोध करें कि, और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि पूर्व चुनाव आयुक्त होने के की तरह, और ऐसे भी एक शहरी होने के नाते जिस तरह चुनाव कराया गया उसका इम्प्लीकेशन क्या है हिंदुस्तान के लिए, और शहरियों की तरफ फिर हमें क्या करना चाहिए। यह कहते हुए, यह दावा करते हुए रखे जा रहे हैं कि यह सब कुछ हिंदुस्तान में जमहूरियत की सेहत को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जैसा इन कई चुनावों को संचालित करने वाले 2 चुनाव आयुक्त मित्रों ने बताया है कि इससे हिंदुस्तान की जमहूरियत की सेहत बेहतर होने की जगह और खराब हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बची भी रहेगी या नहीं इस पर शक पैदा हो गया है। अंजलि ने उस प्रक्रिया के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, और हर्ष ने जो ब्यौरे दिए हैं उनसे बहुत साफ है। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं आखिर इसका मकसद क्या है, वो हासिल क्या करना चाहते हैं, और जो हासिल करना चाहते हैं वो हमारी आंख के आगे है। बंगाल में चुनाव खत्म होने के अगले दिन से जो बंगाल हासिल हो रहा है वो हमारी आंख के आगे है। असम जिस तरह का बना दिया गया है वो हमारे आंख के आगे है। बिहार में वह सब कुछ शुरू हो गया जो आज से 6 महीना पहले तक बिहार में नहीं हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बनते ही।
तो यह असम हमारे यहाँ क्या गए। तो हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होने का दावा अब तक करता है, वो व्यावहारिक तौर पर अब धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं है। और यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दरअसल एक अपार्थाइड स्टेट में तब्दील हो गया है, जिसमें दो किस्म के लोग शहरी हैं और एक किस्म के लोग, और यह कहना चाहिए कि वे मुसलमान हैं और ईसाई हैं, जिनको दोयम दर्जे के शहरियों में अगर पूरी तरह तब्दील नहीं कर दिया गया है तो व्यावहारिक तौर पर कई हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है, और अदालतों को भी शायद इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यह हम सब के लिए विचार का विषय है।